बाद खबरें विस्तार से। बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर में आज रैली को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। पश्चिमी यूपी को पीएम देंगे 19,000 करोड़ की सौगात। पश्चिमी यूपी को पीएम देंगे 19,000 करोड़ की सौगात। बुलंदशहर मेरठ मंडल को कई परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। लोकसभा चुनाव का पीएम मोदी आज करेंगे शंखनाद। बुलंदशहर मेरठ मंडल को कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। रैली को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बुलंदशहर में आज रैली को संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से आज करने वाले हैं। पश्चिमी यूपी को मिलेगी 19,000 करोड़ की सौगात। पश्चिमी यूपी को पीएम देंगे 19,000 करोड़ की सौगात। रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। लोकसभा चुनाव का होगा शंखनाद। पश्चिमी यूपी को पीएम देंगे सौगात। और इसी खबर पर हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से रैली होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास होने वाला है? बड़ी व्यापक तैयारी चल रही है यहां पर प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। जैसा कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए बुलंदशहर काफी अच्छा साबित रहा है जी, और उनके कैरियर के लिए एक बड़ा गोल्डन जगह है बुलंदशहर। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बुलंदशहर से ही चुनावी शंखनाद किया था और उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटें एक तरफा लहर बही थी भाजपा की। आज उसी परंपरा को फिर आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बुलंदशहर आ रहे हैं और बड़ी सौगात दे रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। जी बिल्कुल, तो बुलंदशहर से शुरुआत करने वाले हैं और जिस तरह से आपने बोला कि 2019 में भी शुरुआत की थी, 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी आज बुलंदशहर वासियों को और आसपास के क्षेत्र में लोगों को मिलने वाली है। उसको लेकर आम जनता कितनी उत्साहित है? आम जनता में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जो शुरुआत की थी 2014 में की थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से किया था। जब उन्होंने चुनावी शंखनाद सहारनपुर से किया था तो थोड़ी चुनौतियां मिली थी। बसपा सपा गठबंधन से कुछ सीटें लूज कर गई थी भारतीय जनता पार्टी। उन्हीं तमाम चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आम जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। 19,000 करोड़ का बजट लेकर के वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर आ रहे हैं। जनता में गजब का उत्साह है, भरोसा जगा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर। जी अनिल, इसके अलावा सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? कितनी भारी संख्या में आज भीड़ जुटेगी प्रधानमंत्री की रैली में? बड़ी संख्या में लोगों को आने की उम्मीद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है, अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं प्रधानमंत्री को लेकर। हर चुनौतियों से, मुश्किलों से जूझने का सुरक्षा बलों ने इंतजाम कर लिया है जी। और बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जी बिल्कुल, कितने बजे का समय निर्धारित हुआ है और कब पहुंचेंगे बुलंदशहर प्रधानमंत्री? बस अभी अभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अपराह्न बाद आएंगे। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल पाठक, जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही समय के बाद, दोपहर के बाद प्रधानमंत्री का आगमन हो सकता है और उसके बाद 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा का शंखनाद करने वाले हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या से अगली खबर सामने आ रही है। राम मंदिर में आया 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा। पहले दिन भक्तों ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। 23 जनवरी को दान काउंटर और ऑनलाइन दान की ये राशि बताई जा रही है। 24 जनवरी को 2.5 करोड़ से अधिक का दान सामने आया है। श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ ही साथ जी खोलकर मंदिर ट्रस्ट को चंदा भी दान किया है। पहले दिन भक्तों ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ाया चढ़ावा।
23 जनवरी को दान काउंटर और ऑनलाइन किए गए दान की राशि ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई है। 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चंदा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन मंदिर के ट्रस्ट में इकट्ठा हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अभिनव आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, जिस तरह से 3 करोड़ 17 लाख का चंदा 23 जनवरी को लोगों ने प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और ये सिलसिला किस तरह से चल रहा है? जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगभग 2 दिन के बाद 2 दिन में ही जो राम भक्त थे अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए बिल्कुल आतुर दिखाई पड़े थे। ऐसे में जो भी राम भक्त थे लगभग 2 दिन में जो एक चढ़ावा था जो भगवान राम को अर्पित किया गया था, लगभग 3 करोड़ 17 लाख जो ऑनलाइन पेमेंट थे और साथ ही साथ जो नगद हुए पैसों की गिनती में आप बता दूं कि लगभग 3 करोड़ 17 लाख की चढ़ोतरी की गई। अपने में ये अलौकिक है, चमत्कारिक है। जी बिल्कुल, तो 3 करोड़ 17 लाख का चंदा दूसरे दिन इकट्ठा हुआ, उसके अलावा भी अगले दिन 2 करोड़ का संख्या बताई जा रही है। कितनी भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और क्या लग रहा है आपको ये सिलसिला और कितने दिनों तक लगभग इस तरह जारी रहेगा? जी बिल्कुल बता दूं कि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम को विराजमान किए और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उन्होंने 30 दिसंबर को आह्वान किया था कि लोग घर पर ही रहे। 22 तारीख को अयोध्या आए। ऐसे में जब 23 तारीख जो पहले दिन है जब पट खोले गए जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो जनता का जो सैलाब था बिल्कुल बढ़ चुका है। लगभग 15 से 20 लाख की जो राम भक्त हैं बिल्कुल अयोध्या पहुंचे। खचाखच पूरा अयोध्या भरा हुआ है। लगभग 8,000 सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से भारी भीड़ है, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के मंत्रियों को फरवरी माह में आने के लिए मना किया है। साफ तौर पर उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि मार्च के महीने में आप दर्शन करने के लिए जाएं। ऐसे में श्रद्धालुओं की यदि भीड़ की बात की जाए तो जो अंदाजा यहां से तस्वीरों से लग रहा है, वहां के ताजा हालात की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह से अयोध्या भरी हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल बता दें, जो क्राउड मैनेजमेंट था वो बिल्कुल जो जिला प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट को बरकरार रखने में बिल्कुल असफल रही है। ऐसे में जिला लखनऊ से जो भी बड़े अधिकारी थे, एडीजी लॉ ऑफ ऑर्डर प्रशांत कुमार और साथ ही साथ गृह सचिव संजय प्रसाद की मौजूदगी अयोध्या में रही। गर्भगृह में स्वयं खड़े रहे और आम जनता के राम भक्तों को बाकायदा कतारबद्ध जो मानव श्रृंखला एक कड़ी होती है उसी रूप में जो लोगों को दर्शन कराने के लिए पुलिसकर्मियों को। जी अभिनव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके साथ ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता करुणेश पांडे ने बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से की खास बातचीत सुनिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और उनसे मैं लोकसभा चुनाव पर कुछ जानना चाहूँगा। आइए मैं बात करता हूँ। सर, इंडिया वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी लोकसभा चुनाव इसी 2024 में होना है और राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालें, क्या इससे बीजेपी के पर कुछ चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? देखिए जी, इनकी 5 पीढ़ियाँ भारत के साथ अन्याय की है, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो उनके अपने उन पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों ने देश का नेतृत्व किया है। इस देश का आदर्श और उत्तम राज्य व्यवस्था राम राज्य रहा है। राम राज्य की शासन व्यवस्था का संकल्प लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य शुरू किया है और जो कार्य मुकाम तक पहुंच रहे हैं, दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने 5 पीढ़ियों के भारत के साथ अन्याय के संबंध में विचार करने के लिए एक निर्देश देती है। क्या अभी जो प्रदूषण को लेकर के देखा जाए कि जो जनसंख्या से भी प्रदूषण पर असर पड़ा है, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण पर भी कुछ कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हर चीज कानून से नहीं होते है। मैं जो कहता हूँ और जो समझा, बहुत सी चीजें समाज को प्रेरित करके ही मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, निवेदन किया मोदी जी ने कि 22 तारीख को जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की स्थापना हो रही थी, मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तो उन्होंने निवेदन किया कि सब लोग उस दिन दिवाली मनाएं।
तो दुनिया के सारे भारतीय विचार से सहमत लोगों ने दिवाली मनाया। तो एक ऐसा नेतृत्व जो समाज को संदेश दे सके जनसंख्या के समस्या से, यह भी एक बड़ा कारण है। तो सारे चीज कानून बनाने से ही संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण में कानून बनाने का काम कुछ लोग कहते हैं। हमारा ये मानना है कि समाज इसके लिए खुद तैयार हो जाए और इसके लिए नेतृत्व संदेश दे। भरोसेमंद नेतृत्व ही संदेश देगा तो समाज स्वीकार करेगा। अच्छा, मोटे अनाज को लेकर के आप हमेशा लोगों को जागरूक भी करते हैं, बताते भी हैं, और इसके लिए खेती के लिए कि बलिया उत्तर प्रदेश में उत्तम है, तो इसमें इसको कैसे और बढ़ावा मिलेगा, उसमें कैसे इसको और आगे इसमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। मोटे अनाज और स्वदेशी के बारे में मैं 1991 से संसद में हूँ, तब से मेरी समझ है, मैं किसान हूँ, कि मोटे अनाज भारत का सबसे बड़ा उत्पादन होने वाला अनाज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज भारत में उत्पादन होता है। मोटे अनाज के सेवन से स्वास्थ्य पर बहुत ही अनुकूल असर होता है, ये दुनिया ने भी स्वीकार किया। तो इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होगी, इस देश के किसानों को मोटे अनाज पैदा करने का प्रोत्साहन देने पर। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटे अनाज को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन करके देश के किसानों के लिए एक अप्रतिम काम किया है। और दुनिया में भी मोटे अनाज की जो आवश्यकता बढ़ी है, उसकी पूर्ति भारत करेगा। उत्तर प्रदेश में जल, जमीन, जंगल, जितने जानवर, जितने उपजाऊ जमीन है और जितना मोटे अनाज देश में पैदा होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलिया में ही मोटे अनाज पैदा होता है। और हम लोगों ने हर विकास खंडों में मोटे अनाज के मुफ्त में बीज बंटवाकर बलिया को उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी श्रेणी में खड़ा कर दिया है। अच्छा, अगर दोबारा आपको जनता मौका देती है, आप बलिया के सांसद चुने जाते हैं, तो कौन सा ऐसा काम बलिया का ऐसा लगता है कि जो प्राथमिकता देंगे कि उसको अभी करना चाहिए? देखिए, बलिया कृषि प्रधान जनपद है और इस कृषि प्रधान जनपद को इसकी पूरी व्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसमें सारे संसाधन कृषि के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए ही करना मेरा उद्देश्य है। और मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य को मुकाम तक मैं पहुंचा तो देश का अग्रणी जनपद बलिया होगा, जो कृषि अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली बनाने का संदेश दुनिया को देगा। और इसी के लिए सड़कों का निर्माण, रेल का निर्माण, जल परिवहन का निर्माण, हर घर में ये गंगा जल का, घर नल से पानी पीने का व्यवस्था, ये कृषक लाइन की अलग, कृषक लाइन अलग, किसानों के लिए अलग से बिजली, लाइन, बिजली की लाइन व्यवस्था कराना, पानी के लिए व्यवस्था, प्राकृतिक खेती, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का, गोबर का, खाद का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें मोटे अनाज खेती पैदा करना, मैंने कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना ही मेरा पूरा उद्देश्य है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे हम आगे बढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करेंगे। जैसे बचत की परंपरा हमारे देश की स्वाभाविक परंपरा है, हम नौजवानों को संदेश देते हैं कि आय में कुछ बचत जरूर करना चाहिए। तो कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे देश की उत्तम अर्थव्यवस्था, उसी से एक सामाजिक व्यवस्था निर्माण होता है, उसी से एक सांस्कृतिक व्यवस्था निर्माण होता है और उसी से राष्ट्र, विकसित राष्ट्र का निर्माण का आधार पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में रविदास मेहरोत्रा सपा की तरफ से उम्मीदवार होंगे। नगर पदाधिकारियों की सम्मति से अखिलेश यादव ने यह घोषणा की है। समाजवादी पार्टी लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी तय करने वाली पहली पार्टी बन गई है। रविदास मेहरोत्रा को जब पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा प्रभारी बनाया, तभी से अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि पार्टी इन्हें टिकट देगी। रविदास सपा शासनकाल में भी मंत्री रह चुके हैं और लखनऊ मध्य सीट से विधायक हैं। तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा
कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के लखनऊ से लोकसभा कैंडिडेट होंगे और ऐसे घोषणा करने के बाद समाजवादी पार्टी वो पहली पार्टी बन गई है जो 2024 के लिए लखनऊ से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा कैंडिडेट के तौर पर रविदास मेहरोत्रा के नाम की घोषणा कर दी गई है, इसके बाद क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है? बेशक प्रियंका, लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा का नाम घोषित करके भाजपा को घेरने की कोशिश की है। रविदास मेहरोत्रा 3 बार के विधायक हैं। पहली बार 1989 में ये विधायक चुने गए थे। जनता के संघर्षों को लेकर के इनकी अलग पहचान है। बावजूद इसके लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी भाजपा को कितना चुनौती दे पाती है लखनऊ में। जी बिल्कुल, तो लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का जिस तरह से प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, यदि बीजेपी की बात करें तो फिलहाल राजनाथ सिंह वहां से सांसद हैं। क्या लगता है आपको कितनी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ सीट पर 1991 से लगातार कब्जा बना आ रहा है। पिछले 34 सालों से यहाँ कमल ही खिल रहा है। रही बात 2019 लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर राजनाथ सिंह तब भी 4.25 लाख वोट से विजयी हुए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले लखनऊ से जमीनी नेता के रूप में पहचान है रविदास मेहरोत्रा की। करीब 250 बार जेल भी जा चुके हैं जनहित मुद्दों को लेकर के। वो अब ये कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी कि किस तरह से लखनऊ से मैसेज दिया जाए आगाज का लड़ाई का 2024 लोकसभा चुनाव का, कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी भी खटपट चल रही है, ऐसे में लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, क्या इसे इंडिया गठबंधन का ही कैंडिडेट माना जाए या आने वाले दिनों में सपा और कांग्रेस में भी सीटों को लेकर खींचतान सामने आ सकता है? बेशक प्रियंका, धुंध अभी छाई हुई है कांग्रेस और समाजवादी के बीच, जो सीट शेयरिंग को लेकर के माथापच्ची चल रही है, मंथन चल रहा है। लेकिन अंदर खाने में एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस ने लखनऊ सीट को एक तरह से छोड़ दिया है। तो ऐसे में काफ़ी हद तक रविदास मेहरोत्रा को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर अभी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी झंझट बना हुआ है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अगली खबर की। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुर में बड़े सड़क हादसे पर अपडेट, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर में अब तक 12 लोगों की मौत। घने कोहरे के चलते टैंकर और रोडवेज बस में हुई थी टक्कर। अल्लाहगंज के क्षेत्र में फर्रुखाबाद मार्ग की घटना, सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया। अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। तो मरने वालों का बड़ा आंकड़ा, अब तक 12 बताया जा रहा है। टैंकर और रोडवेज बस में टक्कर में अब तक 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घने कोहरे के चलते टैंकर और रोडवेज बस में टक्कर से हुआ था हादसा। अल्लाहगंज क्षेत्र के फर्रुखाबाद मार्ग की घटना। सीएम योगी ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, दुख जताया। अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के दिए गए निर्देश। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सैयद रिजवान अब्बास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सैयद, जिस तरह से यह हादसा बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या 12 हो चुकी है, किस तरह से हादसा हुआ, कितना भयानक हादसा था? जी मैडम, जैसे कि ये लोग रहने वाले बदनापुर के हैं,
और मदनापुर से ये ढाईघाट जा रहे थे। वहीं से टेम्पू किया था जिसमें 12 लोग थे। 12 लोग जा रहे थे। कोरेट में कैसे अचानक कंटेनर में टक्कर हुई। टक्कर होने पे मौके पे ही 12 लोग ऑन स्पॉट खत्म हो गए, जिसमें 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 3 लोगों का भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच में पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में मृतकों की संख्या अब तक 12 बताई जा रही है। घायलों को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी मैडम, घायल जो हुए हैं उन्हें अस्पताल वहाँ के पास में चेती अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। जो ऑन स्पॉट जो खत्म हो गए थे 12 लोग, जिसमें बच्चा भी है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। सीएम ने आदेश दिया है। क्या अभी तक मुआवजे की कुछ घोषणा की गई है? कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं मैडम, मुआवजे की अभी घोषणा नहीं हुई। वहाँ के जो विधायक हैं वो भी मौके पे आ गए हैं और जिलाधिकारी भी मौके पे हैं, पुलिस अधीक्षक साहब भी मौके पे हैं और वहाँ पे छानबीन चल रही है। जो भी 3 लोगों की पुष्टि नहीं है उसमें छानबीन चल रही है और उनके परिजनों का पता लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल सैयद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।